आज हम लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का चैप्टर 8 जो है इसको डिस्कस करना है। ये काफी लंबा चैप्टर है, इसको हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर दो बातें की गई हैं, एक लिक्विडेशन के बारे में बात की गई है और दूसरी जो है वो आर्बिट्रेशन के बारे में बात की गई है। आज हम लिक्विडेशन को पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्बिट्रेशन को डिस्कस कर लेंगे। फिर इसका एक और पार्ट भी है जिसके अंदर मतलब उसका नाम है चैप्टर 8A। वो एक अलग चैप्टर है, काफी लंबा चैप्टर है वो भी, लेकिन उसमें इतनी सारी बातें नहीं है, बस बेसिक बेसिक चीजें हैं। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगी तो आपको इजीली याद हो जाएगा। बाकी मुझे कुछ बच्चों के मैसेजेस रिसीव हुए हैं इस पे व्हाट्सएप पे। तो उनका कहना है कि हम मैं लेक्चर लेट क्यों अपलोड करती हूँ या मतलब अभी कर क्यों नहीं रही। तो ये जो मैं लेक्चर अभी अपलोड कर रही हूँ ना, ये उन बच्चों के मैसेजेस की वजह से कर रही हूँ क्योंकि वो बच्चे सीरियस हैं। और मैंने किस वजह से पहले नहीं किया, क्योंकि नॉन सीरियस लोग जो थे ना वो यहाँ पे आगे थे, 10 से 15 लोग सिर्फ ले रहे थे और उन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। तो फिर मुझे लगा कि बाकी लोगों को जरूरत ही नहीं है लेक्चर्स की, तो इस वजह से मैंने पढ़ाया ही नहीं। तो अभी ये जो रिमेनिंग पार्ट है ना आपका, ये उन बच्चों की वजह से है जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए हैं। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं लिक्विडेशन को। ठीक है, लिक्विडेशन में जो है सबसे पहले आपका आता है सेक्शन 47। 47 के अंदर बात की गई है वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मतलब कि कोई भी सोसाइटी है उसको आप खत्म करना चाहते हैं, उसको आप वाइंड अप करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप उसको किस तरह से करेंगे और उसको कौन करेगा, कैसे करेगा, हम यहाँ पे वो बात करेंगे। अब इंक्वायरी हुई है सेक्शन 43 के अंदर, हम पढ़ के आए हैं। और इंस्पेक्शन हुई सेक्शन 44 के अकॉर्डिंग। उसमें भी कोई फॉल्ट वगैरह निकल आया तो फिर भी हम सोसाइटी को वाइंड अप कर सकते हैं। अगर कोई जनरल मीटिंग हुई है और उसमें 2/3 मेंबर्स जो थे उन्होंने ये वोट दिया है, उन्होंने ये बोला है कि ये जो सोसाइटी है ना इसको सीज कर दिया जाए क्योंकि ये अब काम नहीं कर रही या काम करने के काबिल नहीं रही, तो इसको जो है वो आप खत्म कर दें। तो रजिस्ट्रार जो है वो डायरेक्ट ऑर्डर भी कर सकता है कि सोसाइटी जो है इसको सीज कर दिया जाए, इसको बंद कर दिया जाए, इसको वाइंड अप कर दिया जाए। या वो लिक्विडेटर को भी अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, वही लिक्विडेटर जिसके हमने बात की है कि हमने उसके बारे में आज सारा कुछ पढ़ना है, उसके पास क्या पावर्स होती हैं, कैसे वो आता है। अब वो किस तरह से आ रहा है आपको यहाँ पे समझ आ गया सेक्शन 47 में। ठीक है, 47 में ये हो रहा है कि एक सोसाइटी है उसको हमने वाइंड अप करना है और उसको वाइंड अप करने के लिए रजिस्ट्रार ने लिक्विडेटर को अपॉइंट किया है। ठीक है, अब लिक्विडेटर जो है वो सोसाइटी के सारे केसेस वगैरह देखेगा, फिर लास्ट पे वो बताएगा कि सोसाइटी को वाइंड अप करना है या नहीं करना। हम वन बाय वन आगे इसको डिस्कस करते जाएंगे डिटेल में। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 48। सेक्शन 48 के अंदर बात की गई है सोसाइटी में बी वाउंड अप इफ मेंबरशिप इज रिड्यूस्ड। अब आपको याद होगा कि मैंने पीछे पढ़ाया था कि अगर तो हमारे पास जनरल सोसाइटी है तो उसके अंदर आपके पास 10 मेंबर्स होना जरूरी है। अगर हमारे पास रिसोर्ट सोसाइटी है तो उसके अंदर आपके पास 50 मेंबर्स होने जरूरी हैं। अगर तो हाउसिंग सोसाइटी है तो आपके पास 100 मेंबर होना जरूरी है। अब 48 के अंदर वो ये कह रहा है कि इनमें से आप जो आपको तादाद बताई गई है कि इतने मेंबरशिप आपकी, इतने मेंबर जो हैं वो आपकी सोसाइटी में होने चाहिए, लेकिन इतने मेंबर आप पूरे नहीं कर सके 2 साल के अंदर अंदर। जब ये डेट सोसाइटी बनी उस पे ये एक्ट नाफिज हुआ, उसके 2 साल के अंदर अंदर आप अपने मेंबर्स की तादाद को पूरा नहीं कर सके तो आपकी जो सोसाइटी है उसको वाइंड अप कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पशन भी आती है एक, वो लास्ट चैप्टर के अंदर है, चैप्टर 11 के अंदर। वो मैं आपको वहां पर डिटेल में भी बताऊंगी, यहाँ पर भी बता देती हूँ। एग्जाम्पशन यहाँ पर ये आती है कि अगर गवर्नमेंट कह देना कि एक सोसाइटी है उसके अंदर 100 मेंबर्स हैं, और गवर्नमेंट कह देती अब उस सोसाइटी में 60 मेंबर हैं, 100 उसने पूरे नहीं किए, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है खैर है सोसाइटी ठीक है इसको काम करने दो चलने दो। गवर्नमेंट ने अगर खुद कह दिया है, फिर वो उस सोसाइटी को वाइंड अप नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट की अप्रूवल से, अदरवाइज नहीं। ये हम सेक्शन चैप्टर 11 के अंदर फर्दर डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपने ये चीज याद रखनी है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 अगर आप जो कि जो मेंबरशिप है वो रिड्यूस्ड है, उसको आप पूरा नहीं कर सके, वो कम है, ठीक है, तो भी आपकी सोसाइटी जो है वो वाइंड अप कर दी जाएगी। फिर हमारे पास आता है सेक्शन 48A। 48 के अंदर बात की गई है वाइंडिंग अप ऑफ हाउसिंग सोसाइटी। अब यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि हाउसिंग सोसाइटी को भी वाइंड अप करना है तो कैसे होगा। नंबर वन तो ये है कि उसने जो डेवलपमेंट वगैरह करनी थी उसने वो नहीं की, वो उसमें फेल हो गई है सोसाइटी, तो उसको खत्म कर दिया जाएगा। दूसरी, अगर उसने बात की हुई थी कि अपनी डेवलपमेंट के अंदर, अपने स्केड्यूल के अंदर, कि वो कोई प्लाट्स वगैरह जो हैं उसको उसकी अलॉटमेंट करेगी, लेकिन उसने नहीं की। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसकी हेयरिंग होगी। अब ऐसे तो नहीं है ना कि
मैंने एक सोसाइटी बनाई है और एक बंदा है वो मुझे आके कह दे कि मतलब जाके रजिस्ट्रार को मेरी कंप्लेन कर दे कि भाई मारिया जो है ना इसने कोई प्लाट वगैरह अलाट नहीं किए हैं, इसने अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं की, तो रजिस्ट्रार जो है वो फौरन मारिया की सोसाइटी जो है उसको बंद कर देगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। रजिस्ट्रार मुझे बुलाएगा, मेरी हेयरिंग होगी, वो सुनेगा मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं क्या कहना चाहती हूँ, वो उस बात को भी सुनेगा, उसको अपने सामने रखेगा कि आया जो इसके खिलाफ कंप्लेन आई है वो राइट भी है या नहीं है। ठीक है। पहले हेयरिंग होगी, अगर हेयरिंग में ये बात साबित हो जाती है कि वाकई जो वो हाउसिंग सोसाइटी थी उसने प्लाट्स जो थे वो अलाटमेंट नहीं की, उसने कोई डेवलपमेंट पर काम वगैरह नहीं किया, देन उसको जो है वो वाइंड अप किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है सेक्शन 49। 49 के अंदर बात की गई इफेक्ट ऑफ कैंसिलेशन। ठीक है, अब यहाँ पर वो ये कह रहा है कि हमने सेक्शन 47 में लिक्विडेटर अपॉइंट किया था। अब लिक्विडेटर ने ये फैसला दे दिया कि भाई सोसाइटी जो है ना इसको वाइंड अप करो, इसने वाकई इसमें ये मसले मसाइल हैं, ये काम वगैरह नहीं कर रही। अब उसकी जो अपील वगैरह हुई उसकी भी कंफर्मेशन आ गई, सारा फैसला हो गया, 2 मंथ गुजर चुके हैं, तो अब रजिस्ट्रार क्या करेगा, उसकी जो रजिस्ट्रेशन होगी उसको कैंसिल कर देगा। वो सोसाइटी जो है वो वाइंड अप हो जाएगी, मतलब उसकी रजिस्ट्रेशन खत्म करेगा ना तभी सोसाइटी वाइंड अप होगी। फिर हमारे पास सेक्शन 49A आता है। 49A के अंदर वो कहता है रिकॉर्ड्स ऑफ कैंसल सोसाइटी। ठीक है, अब यहाँ पर वो ये बात कर रहे हैं कि एक सोसाइटी है, उसकी रजिस्ट्रेशन को आपने कैंसिल कर दिया है। ठीक है, आप यूं समझ लें कि मारिया की सोसाइटी थी, उसने अपने मेंबर्स जो थे 100 मेंबर्स था, उसने वो पूरा नहीं किया, तो उसकी सोसाइटी जो थी उसको उसकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया गया, उसको वाइंड अप कर दिया गया। ठीक है। अब फिर बात ये आती है कि मारिया की सोसाइटी वाइंड अप हो गई है, तो क्या उसकी सोसाइटी का जो रिकॉर्ड था या जो भी लिक्विडेशन हुई है, लिक्विडेशन करने के बाद ही वाइंड अप हुई है ना, सारा प्रोसेस तो हुआ है ना, उसने सारा इन्वेस्टिगेट किया है उस बंदे ने जिसको रजिस्ट्रार ने अपॉइंट किया था लिक्विडेटर को, वो जितना भी रिकॉर्ड होगा क्या वो सारे का सारा फौरन ही खत्म कर दिया जाएगा जब सोसाइटी खत्म होगी? तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पेपर में पूछ सकता है। तो यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि कोई भी सोसाइटी उसको कैंसिल कर दिया गया है, उसकी रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया, उसको वाइंड अप कर दिया है, तो उसका रिकॉर्ड जो है वो 5 साल तक सेफ रहेगा। ठीक है, रजिस्ट्रार के पास भी और द सेक्रेटरी ऑफ सोसाइटी के पास भी, इन दोनों बंदों के पास उसका रिकॉर्ड जो है वो सेफ रहेगा 5 साल तक। आपने टाइम पीरियड याद रखना है। ठीक है। अब 5 साल के बाद अगर जो द सेक्रेटरी है वो उस सोसाइटी के रिकॉर्ड को खत्म करना चाहता है, ठीक है, तो किस तरह से खत्म करेगा वो, या अगर उसे रजिस्ट्रार अप्रूवल देगा, अगर रजिस्ट्रार ने अप्रूवल नहीं दी तो फिर वो खत्म नहीं कर सकता। उस रिकॉर्ड को खत्म करने के लिए भी कंप्यूटर वगैरह से सारा कुछ से मिटाने के लिए उसे रजिस्ट्रार की अप्रूवल की भी जरूरत होती है। तो यहाँ पे ये चीज आपने जो है वो याद रखनी है। फिर हमारे पास आता है सेक्शन 50। सेक्शन 50 के अंदर बात की गई है पावर ऑफ लिक्विडेटर। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि वैसे मैंने बेसिक बेसिक चीजें यहाँ पे मेंशन कर दी, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगी कि जो लिक्विडेटर होता है ना उसके पास क्या क्या पावर्स होती हैं। इस पे वो एमसीक्यूज में क्या क्वेश्चन आपसे बनाएगा, बस 2-3 बातें हैं जो आप याद रखिएगा। ठीक है। एक बात इसमें ये मेन जो है वो याद रखिएगा कि अगर कोई भी सोसाइटी है, उस सोसाइटी के ऊपर कोई डेप्ट है, कुछ भी है, तो लिक्विडेटर जो है वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो फॉलो करेगा जो उसके बायलाज में लिखे हुए हैं, तमाम मेंबर्स भी उस पर एग्री होंगे। ठीक है। वो उसने डेप्ट किस तरह से लेना है, क्या किस तरह से उसको अदा किया जाएगा, वो सारा कुछ लिक्विडेटर अता सॉरी डिसाइड करेगा। अगर वो चाहे तो कंप्लीट डिस्चार्ज भी कर सकता है। यहाँ पे ये एक बात आपने याद रखनी है। फिर उसके बाद अपनी इसमें ये आता है कि वो टाइम टू टाइम जो है ना ये भी अपडेट लेता रहेगा कि सोसाइटी के अंदर कितने बंदे आए हैं, कितने बंदे गए हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, किसने कितना कंट्रीब्यूट किया है, किस बंदे ने कितना इसके अंदर हिस्सा डाला है, मारिया ने इस सोसाइटी में कितना, मारिया की कंट्रीब्यूशन इस सोसाइटी के अंदर कितनी है, अगर अतीक है तो उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है, अली है तो उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है, ये टाइम टू टाइम उसने अपडेट लेते रहना है लिक्विडेटर ने। उसके बाद जो यहाँ पे मेन बात आपने याद रखने वाली है ना वो आपकी ये है कि जो लिक्विडेटर होता है ना वो सूट भी कर सकता है, लीगल प्रोसीडिंग या सूट, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के बिहाफ पर भी कर सकता है और अपने ऑफिस के बिहाफ पर भी कर सकता है, उसकी मर्जी है। तो ये क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है इस तरह से कि जो लिक्विडेटर है वो सूट और लीगल प्रोसीडिंग जो है वो किसके बिहाफ पर कर सकता है, वो सोसाइटी के बिहाफ पर भी कर सकता है और अपने ऑफिस के बिहाफ पर भी कर सकता है। फिर उसके बाद ये है कि वो कलेक्टर को भी ऑर्डर दे सकता है, कलेक्टर को भी बुला सकता है,
कलेक्टर को भी ये कह सकता है अंडर सेक्शन 59 कि भाई इससे ना ये रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करना है, इससे कुछ ड्यूज वगैरह कलेक्ट करना है, तो भाई आप मुझे करवा के दें। जब लिक्विडेटर उसको बोल देगा तो फिर कलेक्टर ने उसको करवा के देना है, जो मर्जी हो जाए। उसके बाद आपने एक यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि वो आर्बिट्रेशन को भी रेफर कर सकता है। ठीक है, आपसे ये पूछ सकता है कि लिक्विडेटर जो है वो किसकी तरफ रेफर कर सकता है, वो आर्बिट्रेशन की तरफ भी मसले को जो है वो रेफर कर सकता है। अगर कोई झगड़ा वगैरह हो गया, कोई मसला हो गया, तो वो आर्बिट्रेशन जो है उसको भी बुला लेगा। अच्छा, उसके बाद सोसाइटी के खिलाफ कोई क्लेम वगैरह है तो उसको इन्वेस्टिगेट भी कर सकता है। फिर यहाँ पे अगर कोई गवर्नमेंट वगैरह का डेप्ट देना है तो इस चीज को भी आपने याद रखना है। तो गवर्नमेंट का कोई डेप्ट वगैरह होगा तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी रखा जाएगा, बाकी चीजें बाद में, पहले गवर्नमेंट का अदा किया जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आता है नॉट इफेक्ट ऑन। ये जो सेक्शन हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर जो लिक्विडेटर की पावर्स वगैरह हमने पढ़ी हैं, ये प्रोविजन प्रोविजन ऑफ सेक्शन 137 एंड 138 सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट 1879 और एनी अदर लॉ रिलेटिंग टू लैंड रेवेन्यू इन फोर्स इन द एरिया, इसके ऊपर नहीं लगता, बाकी सब चीजों पे लगेगा। और एक चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है, हमने पढ़ा कि वो आर्बिट्रेशन को बुला सकता है, वो कलेक्टर को कह सकता है कि भाई तुम मुझे रिकवरी करवा के दो। ये कुछ मेन मेन बातें हैं जिनको आपने याद रखना है, ये दो बातें आपने याद रख लेनी है। और एक आपने याद रखनी है कि वो लीगल प्रोसीडिंग भी कर सकता है, सूट भी कर सकता है। ठीक है, ये तीन बातें इसके अंदर आपने ये याद रखनी है। और चौथी बात आपने इसमें ये याद रखनी है कि अगर कोई सोसाइटी का कोई पास्ट मेंबर है, कोई बंदा है, उसने कोई डेप्ट वगैरह देना है ना, कोई ड्यूज वगैरह उसके रहते हैं, तो उसमें लिक्विडेटर इंटरफेयर नहीं करेगा। वो उनका अपना मसला है ना, वो खुद ही उससे ले लेंगे। हाँ, अगर वो उसको बोलेंगे तो फिर वो उनको करवा के देगा, लेकिन नहीं तो फिर इसमें लिक्विडेटर का काम नहीं है कोई। तो एक बात आपने यहाँ पे ये याद रख लेनी है। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 50A। 50A के अंदर बात की गई है पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू असेस डैमेज अगेंस्ट डिलिक्वेंट प्रोमोटर्स। अब यहाँ पर वो ये कह रहा है, रजिस्ट्रार की पावर के बारे में बात कर रहा है कि सोसाइटी को वाइंड अप कर रहे थे। ठीक है, लिक्विडेटर सोसाइटी को वाइंड अप कर रहा था, और जब वो इंक्वायरी कर रहा था ना, तो इंक्वायरी के दौरान उसको पता चला है भाई कि कोई बंदा है, कोई ऑफिसर है, ठीक है, उसने इसके अंदर कोई घपला वगैरह किया हुआ है सोसाइटी में। ठीक है, जैसे आपको पता पाकिस्तान में इलीगल काम बहुत ज्यादा होते हैं। तो अब सोसाइटी वाइंड अप हो रही थी, अब वहां पे प्रोसीडिंग हुई। ठीक है, इंक्वायरी हुई, और इंक्वायरी में वो बंदे का पता चल गया है। ठीक है, हमारी एक सोसाइटी थी, और वहां पे अली जो था ना, मतलब जो ऑफिसर था, उसने वहां पे कोई घपला वगैरह किया हुआ है, या आप ये समझ लें कि मारिया नहीं किया हुआ है। ठीक है, अब उसको पता चल गया है, सोसाइटी को या रजिस्ट्रार को पता चल गया इंक्वायरी के दौरान। ठीक है, या फिर फाइनेंसिंग बैंक जो है, जो लोन प्रोवाइड करता है, मारिया ने फाइनेंसिंग बैंक से लोन तो लिया है, लेकिन जिस बंदे के लिए ले रही थी उस बंदे को लोन नहीं दिया। ठीक है, तो ये भी घपले में आती है ना बात। तो यहाँ पर ये बात, दो बातें, सिंपल सिंपल बातें आपने याद रखनी है कि जब इंक्वायरी हो रही थी, सोसाइटी को वाइंड अप करना था, तो कोई बंदा निकल आया जिसने अंदर फ्रॉड वगैरह किया हुआ था, या जिसने बैंक से लोन लिया था लेकिन उसने आगे नहीं दिया जिस बंदे के लिए उसने लिया था, इस तरह का कोई काम निकल आता है, तो रजिस्ट्रार इसके ऊपर एक्शन लेगा। ठीक है, अब रजिस्ट्रार जो है वो खुद भी एक्शन ले सकता है, वो लिक्विडेटर को भी अपॉइंट कर सकता है, वो ऑडिटर को भी अपॉइंट कर सकता है। ऑडिटर जो हमने पीछे डिस्कस किया था, वो किसी इंक्वायरी ऑफिसर को भी बुला सकता है, उसकी मर्जी है, वो जिस मर्जी बंदे को वो केस दे दे। ये रजिस्ट्रार के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब रजिस्ट्रार एक्शन कैसे करेगा, वो उसको बोलेगा सबसे पहले भाई वो पैसे वापस करो जो तुमने खाए हैं। मार्गी ने पैसे खाए हैं, तो अब पकड़ी गई है ना, जब सोसाइटी को वाइंड अप करने लगे, कब तक आखिर एक दिन, चोर भी एक दिन पकड़ा ही जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर वो ये कह रहा है कि तुम पकड़ी गई हो, सबसे पहले तो तुम वो पैसे वापस करो भाई जो तुमने खाए हैं, और उसके बाद उन पैसों के ऊपर इंटरेस्ट भी होगा। ठीक है, सूद भी होगा, वो भी वापस करना पड़ेगा। ये सारा का सारा पैसा सोसाइटी के असेस्ट में जाएगा। अगर फाइनेंसिंग बैंक के साथ कोई फ्रॉड किया है तो कंपनसेशन भी फाइनेंसिंग बैंक को ही अदा करेगी। ये दो बातें सिंपली याद रखनी है, और इसमें कोई बात नहीं है कि कोई बंदा पकड़ा गया इंक्वायरी के दौरान, रजिस्ट्रार की मर्जी, वो जिस मर्जी बंदे को बुला ले इस केस के लिए या खुद ही डील कर ले, उससे पैसे वापस लिए जाएंगे। जितना भी पैसा होगा उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो भी उससे लिया जाएगा, वो सारा पैसा सोसाइटी के असेस्ट में जाएगा। अगर फाइनेंसिंग बैंक के साथ कोई फ्रॉड किया है तो वो जो आप कंपनसेशन होगा वो आप फाइनेंसिंग बैंक को अदा करेंगे। फिर ये जो सेक्शन हमने डिस्कस किया ना कि कोई बंदा पकड़ा गया है, अगर इसमें कोई क्रिमिनल केस आ जाता है, ठीक है, कोई क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबल होता है बंदा कि इसने कोई ऐसा जुर्म किया जो क्रिमिनल के जमरे में आता है, तो उस पे फिर रजिस्ट्रार एक्शन नहीं लेगा, उसको कोर्ट डील करेगा। ठीक है, क्योंकि वो दूसरे केस में चला गया ना।
फिर उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 51। 51 के अंदर बात की गई है बार ऑफ सूट इन वाइंडिंग अप एंड बार ऑफ सूट एंड इन वाइंडिंग। हाँ, इसके अंदर आप वो ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रार ने इंक्वायरी कर ली है, आप किसी सोसाइटी को वाइंड अप कर रहे हैं, तो जब आप सोसाइटी को वाइंड अप कर रहे हैं या रजिस्ट्रार ने कोई इंक्वायरी किया तो उसमें सिविल कोर्ट जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता। सिंपल है और कुछ भी नहीं है। सेक्शन 51 के अंदर बार ऑफ सूट की बात की गई है वाइंडिंग अप के अंदर। क्या वाइंडिंग अप सोसाइटी हो रही है तो रजिस्ट्रार का जो फैसला होगा वही उनको मानना होगा, इसमें सिविल कोर्ट जो है वो मुदाखलत नहीं कर सकता। फिर 52 में आता है डिस्पोजल ऑफ सरप्लस असेस्ट। सरप्लस असेस्ट ये होता है कि आपने लोगों को उनका शेयर दे दिया, बाद में जो पैसा बच गया है वो आपका सरप्लस असेस्ट है। ठीक है। अब इसके अंदर वो ये कह रहा है कि सरप्लस असेस जो है वो कहाँ जाएगा, आपने ये चीज याद रखनी है। सबसे पहले कैपिटल शेयर था, लोगों को दे दिया गया है, ABC तीनों में प्रोवाइड कर दिया गया है। अब पीछे जो पैसा बच गया है वो सरप्लस असेस था, वो पब्लिक पर्पस के लिए ही यूज होगा। ठीक है। और ये रजिस्ट्रार बताएगा, रजिस्ट्रार अलाउ करेगा कि उसको पब्लिक पर्पस के लिए यूज करना है, चैरिटी में देना है, हम चैरिटी भी पीछे पढ़ के आए हैं, या प्रोविजनल इंस्टीट्यूशन में रखवाना है। अब प्रोविजनल इंस्टीट्यूशन आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये क्या है। प्रोविजनल इंस्टीट्यूशन के अंदर वो पैसा जमा हो जाता है, जब नई सोसाइटी बनती है तो फिर उसके रिजर्व फंड में वो पैसा रखवा दिया जाता है। ये चीज होती है, वहां पे पैसा आपका सेफ हो जाता है। जैसे ही नई सोसाइटी बनेगी तो वो जो पैसा होगा वो वहां से निकलवा के उसके रिजर्व फंड जो होगा उसके अंदर जमा कर देगा। रिजर्व फंड में पीछे आपको चैप्टर में पढ़ा के आई हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास सेक्शन 53 आता है। 53 के अंदर बात की गई है सरप्लस असेस्ट ऑफ हाउसिंग सोसाइटी। हाउसिंग सोसाइटी के सरप्लस असेस्ट का क्या करेंगे, बचा हुआ पैसा बंदों को देने के बाद। हमारे माइंड में मोस्टली ये आता है ना कि कुछ हम एक सोसाइटी है, ये फॉर एग्जांपल मारिया जो है वो एक काम कर रही थी कुछ, और उसके पास जो थे ना 50 रुपए बचे, 3 मेंबर थे, तीनों को 10-10 दिए, अब 20 बच गए, तो अब वो तो मारिया के हो गए। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि वो जो 20 रुपए बचेंगे वो ना तो मारिया के पार्टनर्स में डिवाइड होंगे, ना ही वो पैसे मारिया खुद खाएगी। वो पैसे आपके किसी पब्लिक पर्पज के लिए यूज होंगे, किसी चैरिटी में यूज होंगे, किसी प्रोविजनल इंस्टीट्यूशन के अंदर आप रखवा देंगे। जब न्यू सोसाइटी बनेगी तो उसके रिजर्व फंड में वो पैसा जमा हो जाएगा। फिर यहाँ पे कह रहा है कि अब हाउसिंग सोसाइटी वाला जो सरप्लस असेस्ट है उसका क्या करेंगे। अब उस सोसाइटी को आप वाइंड अप कर रहे हैं तो वहां पे ज्वाइंटली वेस्ट होगा। ठीक है। ज्वाइंटली वेस्ट मीन कि 3 लोग होंगे वहां पे, एक बंदे को रजिस्ट्रार अपॉइंट करेगा, एक बंदे को सोसाइटी अपॉइंट करेगी, और एक बंदा जो है वो प्रोविजनल कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट अपॉइंट करेगा। वो तीनों बंदे मिलकर डिसाइड करेंगे कि हाउसिंग सोसाइटी का सरप्लस असेस जो है वो कहाँ पर जाएगा, पब्लिक पर्पज में जाएगा, चैरिटी में जाएगा, या कहाँ पे जाएगा। ऊपर हमने सिंपली ये पढ़ा ना कि इसके अलावा किसी और सोसाइटी का होगा तो वो तो रजिस्ट्रार खुद ही डिसाइड कर लेगा कि उसने कहाँ करना है। तो नीचे जो है वो 3 लोग होंगे। होपफुली कि आपको इन की समझ आ गई होगी 53 तक। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगी। उसके अंदर हम आर्बिट्रेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।